आखिर राहुल गांधी बिहार की चुनावी सभाओं में से इतना लंबे समय तक दूर क्यों रहे? 59 दिन बीजेपी ने दिन गिनकर बताए। 59 दिनों के बाद राहुल गांधी बिहार की जमीन पर उतर गए। जब पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था, उस देरी पर कई सवाल उठे, कई कयास लगे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कुछ ऐसे सवाल हवा में उछाल दिए कि सीधे पटना से लेकर दिल्ली तक सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं। आज हम राहुल गांधी के भाषणों की चीर फाड़ नहीं करेंगे, बल्कि उनके उठाए गए सवालों को एक कसौटी पर कसेंगे। वो कसौटी है पिछले 20 सालों के वादों और दावों की। क्या राहुल गांधी के सवाल सिर्फ एक चुनावी भाषण थे, या वो उस हकीकत का आईना जिसे बिहार पिछले 2 दशकों से जी रहा है? राहुल गांधी ने अपनी रैली की शुरुआत एक तस्वीर से की, एक तस्वीर जिसमें 2 हिंदुस्तान दिखते हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ यमुना का गंदा पानी है जिसपे कोई भी पी ले या उसमें घुस के नहा ले तो वो बीमार हो जाएगा। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आ रहा था। अगर मोदी जी को छठ पूजा करना ही था, उसमें ड्रामा करना ही था, तो साफ पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएगा, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। फोटो देखी आपने? वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये सिर्फ यमुना या एक तालाब की बात नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक तरफ का विकास है जो कैमरों के लिए सजाया जाता है, जिसका प्रचार होता है, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, और दूसरी तरफ वो हकीकत जो आम आदमी जीता है। और ये ड्रामा वो वादों की सजावट है जो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले 20 सालों में देश और बिहार ने ऐसे कई सजे हुए तालाब देखे हैं। याद कीजिए वो बड़े वादे। केंद्र सरकार ने कहा था, हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, यानी मेक इन इंडिया। दावा था युवाओं को स्किल देकर करोड़ों नौकरियां दे देंगे, स्किल इंडिया का नारा था। किसान की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, और उधर बिहार सरकार ने भी उम्मीदों का इंद्रधनुष दिखाया था। सुशासन लाएंगे, जंगल राज खत्म करेंगे, पलायन रोकेंगे, बिहार में ही अवसर देंगे। 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली, नल, पानी और पक्की सड़कें। ये सब सुनने में उसी साफ पानी वाले तालाब की तरह सुंदर लगता है, लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार की जनता किस पानी में खड़ी है, उस सजे हुए तालाब में या हकीकत की मैली यमुना में? प्रधानमंत्री ने कहा था कि डेटा सस्ता हुआ है, और बिहार का युवा रील बनाकर कमाई कर रहा है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है।
इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। ठीक है, सस्ता हुआ है, लेकिन कमाई तो अंबानी ही कर रहे हैं ना। इस पर राहुल गांधी ने दरभंगा में सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, आपसे ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटा इंस्टाग्राम पे इसलिए हो क्योंकि हमने आपको नौकरी नहीं दी। क्या सोचते हो, बिहार के युवा को इंस्टाग्राम से फायदा हो रहा है? क्या रील दिखा देखकर बिहार की प्रगति हो रही है? नहीं, ये आपको गुमराह किया जा रहा है। जी आते कहते हैं आपको कि भैया देखो, बिहार के युवाओं, आजकल आप रील देखते हो। बीजेपी ने डेटा को इतना कम पैसे पे दिया है, इतना दाम कम कर दिया है कि बिहार का हर युवा इंस्टाग्राम की रील देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है। मोदी जी, आप ये भी बता दीजिए कि आपने अंबानी जी को जियो का लाइसेंस देकर कितना पैसा दिया है। आप ये भी बता दीजिए कि ये डेटा फ्री में नहीं दिया जा रहा है, ये डेटा बिहार की जनता अपना पैसा देकर खरीदती है और पैसा अंबानी जी की जेब में जाता है। ये तीखा सवाल था। क्या सोशल मीडिया का नशा बेरोजगारी के दर्द की दवा बन गया है? अब इस राजनीति आरोप को जरा आंकड़ों की जमीन पर उतारते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से बस थोड़ी ज्यादा है। पहली नजर में ये आंकड़े ठीक लगते हैं, लेकिन असली कहानी LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में छिपी हुई है, जो बिहार में सिर्फ 41.8% है। इसका मतलब है कि 100 में से 58 लोग तो काम ही खोज नहीं पा रहे हैं। या तो उन्हें उम्मीद छोड़ दी उन्होंने, या उनके लिए कोई काम ही नहीं है। ये वो खामोश भीड़ है जिसे शायद रील देखने में उलझा दिया गया। और जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? लगभग 50% खेती पर, 18% दिहाड़ी मजदूरी पर, उद्योगों में सिर्फ 5.7%। तो राहुल का सवाल जायज लगता है कि जब स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट हाथ में है तो फैक्ट्री का दरवाजा क्यों बंद है? शायद इसीलिए क्योंकि फैक्ट्री बनी ही नहीं है। बिहार में उद्योग क्यों नहीं है? इस सवाल पर जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बड़ी इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं है, तो राहुल गांधी ने इसी को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने पूछा, जब अंबानी अडानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। आपने अगर कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने भी यही बात कही थी कि चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे और कोई जगह हो, जब अडानी अंबानी को देनी होती है तो सरकार को जमीन मिल जाती है, लेकिन नए उद्योग अगर किसी स्टेट में लगाने हो तो जमीन नहीं है। और वही बात शायद राहुल जी ने भी कही, जब किसान से जमीन छीननी होती है तो 2 मिनट में मिल जाती है, मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चों को कारखाना खोलना है तो कहते हैं बिहार में जमीन नहीं है। ये सीधा आरोप है कि नीतियां आम आदमी के लिए नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए बन रही हैं। अब इसे मेक इन इंडिया और बिहार में औद्योगिक निवेश के वादों से जोड़कर देखिए, हकीकत क्या है। भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा पिछले 1 दशक में लगभग एक जगह पर आकर रुका हुआ है, और बिहार की अर्थव्यवस्था का इंजन आज भी सर्विस सेक्टर मतलब 57% है। उद्योग बिल्कुल नहीं है। उद्योग और निर्माण का हिस्सा आज भी 17.2% पर अटका हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्थायी रोजगार पैदा करने वाली बड़ी फैक्ट्रियां नहीं लगी। अच्छा, फैक्ट्रियां ही नहीं लगती तो पलायन होता है। भाई, जब अपने शहर में काम धंधा नहीं मिलेगा तो लेबर हो, मजदूरी करने वाला हो, या उससे थोड़ा सा ऊपर वाला किसान हो, जब ये अपने शहर में नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह पलायन करेगा ही। जिसकी दर्दनाक तस्वीर छठ के समय पूरा देश देख रहा था, जब 1.6 करोड़ लोग खचाखच भरी ट्रेनों में घर लौटते हैं
तब राहुल गांधी ने अपनी बात को उस आम बिहारी के दर्द से जोड़ा जो राज्य से बाहर मजदूरी में जी रहा है। आपने दिल्ली बनाई, मुंबई को मदद दी, दुबई आपकी मेहनत से बना है, तो फिर बिहार में आप ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने उस खौफनाक मंजर का जिक्र किया जो बिहार का स्वास्थ्य और शिक्षा की पोल खोलता है। आप जाइए दिल्ली एम्स के पास, फ्लाईओवर के नीचे, वहां आपको बिहार के लोग दिख जाएंगे। रात में ठंड में सोते हैं, क्यों? क्योंकि बिहार में इलाज नहीं हो पाता। बिहार में तो पेपर लीक होता है। यह सिर्फ एक भाषण नहीं, ये बिहार की वो सच्चाई है जिसे नीति आयोग के आंकड़े भी झुटला नहीं पाते। प्रति व्यक्ति आय, आज भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की महज 1/3 है। यही वो 30% का आंकड़ा है जो लोगों को इलाज के लिए दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे सोने को मजबूर करता है। शिक्षा स्कूल तो बने, पर नीति आयोग के पुराने आंकड़े बताते हैं कि बिहार में स्कूल छोड़ने की दर देश में सबसे ज्यादा थी। पर पेपर लीक की घटनाएं तो अब आम हो चुकी हैं। स्वास्थ्य, 7 निश्चय के बावजूद गंभीर बीमारियों के लिए आज भी बिहार के लोगों को दिल्ली, वल्लोर या हैदराबाद क्यों जाना पड़ता है? तो सवाल उठता है कि 20 सालों का सुशासन और विकास अगर एक मरीज को अपने ही राज्य में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे पाया तो क्या विकास किसके लिए? राहुल गांधी ने बिहार के लोगों से कहा, आप में इतनी समझ है कि आप 1 सेकंड में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हो। सच्चाई पहचानो, ड्रामा कौन कर रहा है? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार अब इन सवालों को सुनेगा? क्या पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली इस चुनाव के लिए मुद्दा बन पाएगी? या फिर हर बार की तरह चुनाव आते आते सारे जरूरी सवाल जाति और धर्म के शोर में कहीं गुम हो जाएंगे? पिछले 20 सालों का हिसाब अगर सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि बिहार की जनता को खुद से भी करना होगा। उन्होंने वोट किस नाम पर दिया और बदले में उन्हें क्या मिला? क्या वो वादों के सजे हुए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं या उन्हें हकीकत की मैली यमुना को साफ करने के लिए कभी मजबूत जनादेश दिया जाएगा? विकास सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। विकास का मतलब है बेहतर जमीन, सम्मान और अपने ही घर में रोजगार का हक। जब तक ये नहीं मिलता तब तक हर दावा खोखला और हर वादा अधूरा है। मैं नाहिद और ये एक संदेश जहां हम सिर्फ सियासत नहीं, सियासत के पीछे की हकीकत टटोलते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा, अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा ताकि आने वाले चुनाव में या आने वाले तेलंगाना और हर स्टेट में लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द फिर मिलेंगे और एक गहरे विश्लेषण के साथ। तब तक आप बने रहिए एक संदेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद।